सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग मेजरमेंट के सेक्शन में थे और डिस्कस कर रहे थे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, राइट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में पहले हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कशन किया एंड देन उसके थ्रू मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं पीएमएमसी एमीटर लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के सेशन में उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर पीएमएमसी अमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। कि किस तरीके से अभी तक हम लोग सिंगल पीएमएमसी अमीटर केवल एक ही रेंज के लिए देखे हम लोग। अब आज के सेशन में हम लोग किस तरीके से उसका रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, राइट। कि अगर आपको 2 एम्पियर मेजर करना है तो वो भी पॉसिबल है, 5 एम्पियर मेजर करना है वो भी पॉसिबल है, 8 एम्पियर्स मेजर करना है वो भी पॉसिबल है, 50 एम्पियर्स मेजर करना है तो वो भी पॉसिबल है। इस तरीके से एक ही अमीटर से, एक ही पीएमएमसी अमीटर से हम लोग मल्टीपल रेंजेस में किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं आज के सेशन में लर्न करेंगे, राइट। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है GAOTSY, GAOTSY। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस सेशन में हम लोग GAOTSX शायद कूपन कोड था, कूपन कोड चेंज हो चुका है, GAOTSY आपको ध्यान में रखना है। इस कूपन कोड का यूज करने पे आपको सरप्राइज डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा जो कि फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स में ही वैलिड है। एसएससी जेई जैसा कि हर साल कंडक्ट होता है और थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वन एंड ओनली वन गेट एकेडमी ऑल इंडिया में एक एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट बुक लॉन्च हो चुका है गेट एकेडमी की तरफ से। और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये ई बुक है, कोई भी फिजिकल बुक नहीं है, ये आपको प्ले स्टोर में देखने के लिए मिलेगा। और इंडिया की फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि गेट एकेडमी की टीम, पूरी की पूरी टीम मेहनत करके ईयर वाइज भी इस बुक को क्रिएट की हुई है, पूरा एफर्ट देके, एंड सब्जेक्ट वाइज भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ एस्पिरेंट्स रहते हैं कि फ्रेशर्स होते हैं एज ए प्रिपरेशन में, राइट। तो उनके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन है कि पहले एक टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए उनको यूज करना है, तो वो ईयर वाइज कितने ईयर्स में, कौन से ईयर में कितने, किस तरीके का पेपर आया हुआ है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस इस ई बुक में देखने के लिए मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है एक ही बुक में एंड ईयर वाइज भी ये ई बुक अवेलेबल है, एक ही बुक, राइट। तो एसएससी जेई पेपर 1 के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको इस ई बुक का लिंक अवेलेबल होगा, अब वहाँ जाके आप इस ई बुक को प्ले स्टोर में देख सकते हैं और फ्री सैम्पल्स प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, आप पहले देख लीजिए, फिर आप इंटरेस्टेड हो तो अवेल करिए। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है एंड सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि 499 में इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। कि जितना भी टेक्निकल सेक्शन है, जैसे कि सीबीटी 2 टेक्निकल ओरिएंटेड है, तो 499 में आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में एनरोल करना चाहते हैं तो 777 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। गेट 2026 का जो कोर्स है वो 2222 में अवेलेबल है एंड 27 का कोर्स 3333 में, 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस,
इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस तरीके के जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन आपको 777 में प्रोवाइड किया जाएगा। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, कि सपोज करिए केवल आप नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या मेजरमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं, ईएमटी में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल सिस्टम्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या सिग्नल सिस्टम में, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी इन सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं, गेट के सब्जेक्ट्स। अदरवाइज आप बेस्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करके भी एनरोल कर सकते हैं। देन माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअल बेसिस पे भी अवेलेबल है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन भी आप अपना चूज कर सकते हैं। गेट 2025 के लिए आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं 26 के लिए, तो 1500 रुपीज पे करके आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। एंड यूपीपीएससी एई का एग्जामिनेशन गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको 1111 में कवर कराया जाएगा, एंड प्रीलिम्स में इस बार 22 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड आपका आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरीके के 22 सब्जेक्ट हैं जो कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से इंक्लूड हुए हैं। वो सारे के सारे सब्जेक्ट कॉमन टू ऑल ब्रांचेस अवेलेबल होंगे इस कोर्स में, जो कि 1111 का है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस कवर किया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट सीरीज है 333 में अवेलेबल है, 333 में, एंड इसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है, और 333 पे करके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपकी टेक्निकल एबिलिटी को एनहांस करने में हेल्प करेगा, जिससे आप ऑफिशियल गेट पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। गेट के सिलेबस में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए एक ई बुक लॉन्च किया हुआ है गेट एकेडमी, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस ई बुक में एनरोल करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो लिंक भी अवेलेबल है। इस बुक की ई बुक की प्राइस 222 है, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ई बुक है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, इजंट इट। तो इस ई बुक की खास बात यह है कि प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। गेट एकेडमी का ये कंटेंट सफिशिएंट है गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एप्टीट्यूड सेक्शन को, राइट। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि टेम्परेचर कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग अमीटर में, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था हमारा, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और टेम्परेचर कंपनसेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट में एडजस्ट द पेजेस।
टेम्परेचर कंपनसेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे एमीटर को में टेम्परेचर कंपनसेशन करने के लिए कि रीडिंग में एरर किसी भी तरीके का ना आए, कि मीटर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर का बना हुआ है एंड शंट रेजिस्टेंस मैग्नीन का बना हुआ है, तो दोनों के टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है, जिससे दोनों का टेम्परेचर राइज अलग अलग होगा, इजंट इट, जिससे रेजिस्टेंस में भी चेंजेस अलग अलग रेशियो में होंगे, जिसे करंट डिवीजन अफेक्ट करेगा और आपके मीटर की रीडिंग अफेक्ट होगी, एरर प्रोड्यूस होगा। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम लोग स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए थे, राइट। तो स्वैम्प रेजिस्टेंस भी सेम मटेरियल मैग्नीन से बनाएंगे हम लोग, और स्वैम्प रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 to 30 टाइम्स ऑफ द मीटर रेजिस्टेंस होती है, जो कि डोमिनेट करेगा कि इस मीटर आर्म रेजिस्टेंस का जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा मैग्नीन हो जाएगा, इजंट इट, कि कॉपर का इफेक्ट डोमिनेट नहीं होगा, मैग्नीन डोमिनेटिंग है, तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस मैग्नीन का और आपका एग्जैक्टली शंट रेजिस्टेंस मैग्नीन का, तो दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम, टेम्परेचर करंट फ्लो होने के कारण टेम्परेचर राइज जो होगा, क्योंकि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम हो, जो कि मैग्नीन यूज़ करते हैं हम लोग, तो सेम टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण दोनों का टेम्परेचर राइज साथ में होगा, दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रेशियो में बढ़ेगी, तो करंट डिवीजन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मीटर की रीडिंग इफेक्ट नहीं होगी। इस तरीके से कंपनसेट कर रहे थे हम लोग। देन लास्ट सेशन में एक न्यूमेरिकल भी देखा हुआ था हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, कि एरर अगर स्वैम्प रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करे तो -3.7 का आ रहा था परसेंटेज का, एंड जब स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो -9.5 का आ रहा है, 0.95 का, -0.95 का आ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 25 अगर मीटर रेजिस्टेंस था तो 75 ओम का स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो -1% अप्रोक्सीमेटली -0.95% का एरर देखने के लिए मिला। और अगर 20 to 30 टाइम्स मीटर रेजिस्टेंस का स्वैम मल्टीप्लायर यूज करते हैं स्वैम एज अ स्वैम्प रेजिस्टेंस, तो एरर कंप्लीटली कंपनसेट हो सकता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप होमवर्क करके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं कि कितना हुआ एरर, राइट। तो यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग हुई थी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अभी तक एमीटर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि ये ड्रॉबैक था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है वो थिकनेस का होता है, तो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी रेड्यूस हो जाती है उसकी, मैक्सिमम 100 एम्पियर तक वो मेजर कर सकता है, राइट। तो उसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग उसके शंट में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, जिससे सारा का सारा करंट, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कंपेयर टू मीटर रेजिस्टेंस, तभी तो करंट फ्लो हो पाएगा, शंट से बाईपास हो पाएगा, कि टोटल करंट जो जितना आ रहा है सारा का सारा करंट आपका शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाए, और आपके मीटर में स्मॉल पोर्शन जो कि 100 मिली एम्पियर तक का पोर्शन इंसर्ट हो, जिससे आपका मीटर प्रॉपरली रीड कर पाए, इजंट इट, मेजर कर पाए। एंड देन जितना मेजर कर रहा है वो उसमें m से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m से मल्टीप्लाई करके, जिसकी वैल्यू I/Im होती है, I इज द टोटल करंट एंड Im इज द मीटर करंट, तो m से मल्टीप्लाई करके हम लोग डायल पे इंडिकेट कर देंगे कि हाँ इतनी इतनी वैल्यू है। अगर ये 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है उसका मतलब है 10 एम्पियर, अगर 2 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है तो 20 एम्पियर, लाइक दैट, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्डअप किया हुआ था। तो ये केवल और केवल मतलब सपोज करिए 20 एम्पियर आपको मेजर करना है, तो एक अमीटर आपने बनाया जो कि 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। अब आपको अगर 50 एम्पियर मेजर करना है तो उससे पॉसिबल था क्या, नहीं पॉसिबल था, राइट। तो अब सेम अमीटर को किस तरीके से उसका रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं कि सेम अमीटर 20 एम्पियर भी मेजर कर पाए, 50 एम्पियर भी मेजर कर पाए एंड 90 एम्पियर भी मेजर कर पाए, लाइक दैट। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को बिल्डअप करनी है।
तो ध्यान देते हैं मल्टी रेंज अमीटर मेथड, दो मेथड्स हैं इसके। एक मल्टी रेंज अमीटर मेथड है जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला रिमेंबर रखिए, आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होंगे। अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करते हैं कि अभी तक का जो अमीटर था हमारा वो कुछ इस तरीके से था, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट मी टेल यू आरएम होती थी, और इसके शंट में एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते थे कुछ इस तरीके से, सिंपल राइट। और फिर टेम्परेचर वगैरह कंपनसेट करने के लिए हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, जिसकी आइडिया है आप लोगों को। इसको RSH कहते हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल करंट आई आ रहा था, और यहाँ पे जो करंट है वो IM मीटर करंट जा रहा था, और यहाँ पे जो करंट है वो ISH जा रहा था, राइट। तो M की वैल्यू क्या होती है हम लोगों को मालूम था, I/IM होती है, I/IM। एंड RSH अगर आपको निकालना है, RSH की वैल्यू RM/M-1 होती थी। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ था प्रीवियस सेशन में। एंड कुछ इस तरीके से हम लोग सारी चीजें इवेलुएट कर पा रहे थे, इजंट इट। तो ये केवल एक ही रेंज के लिए वैलिड था कि अगर 1 मिली एम्पियर का मेजर कर सकता है ये मीटर करंट है, तो उसको 100 मिली एम्पियर में कैसे एक्सटेंड करें, दैट्स इट। लेकिन मल्टी रेंज अमीटर में क्या है कि आप 10 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप कहाँ पे एप्लीकेशन उसका यूज कर रहे हैं। तो मल्टी रेंज अमीटर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए यहाँ पे केवल एक ही शंट कनेक्ट किया हुआ था, राइट। यहाँ पे मल्टीपल शंट्स हैं कि मीटर तो वही सेम है, इसका रेजिस्टेंस मीटर रेजिस्टेंस RM है, जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो IM करंट फ्लो कर रहा है। एंड करंट यहाँ से जो टोटल करंट है वो 3 करंट में डिवाइड किया हम लोगों ने, I1, I2 और I3, 3 रेंजेस में हम लोगों को चाहिए। तो 3 शंट भी हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक RSH1 कनेक्ट किया, एक RSH2 कनेक्ट किया, एक RSH3 कनेक्ट किया। अब इस मेक बिफोर ब्रेक स्विच की ब्रेक होने से पहले वो सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, मेक कर हो जाएगा, राइट। तो इस स्विच के हेल्प से कि सपोज करिए इस स्विच को आपने RSH1 पे रखा, तो इन दोनों सेक्शन को आप भूल जाइए। जब RSH1 पे है स्विच, तो ये क्या है, ओपन सर्क्यूटेड, ये क्या है, ओपन सर्क्यूटेड, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं, तो ये इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इजंट इट। तो अब यहाँ से टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, इजंट इट। और इधर कितना करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है, क्योंकि इधर ओपन सर्क्यूटेड है, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा जो कि मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा, और यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, मीटर करंट IM जा रहा है, इजंट इट। तो RSH1 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए, तो RSH1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला था प्रीवियसली RSH कैलकुलेट करने के लिए, RM/M-1 लिखते थे। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इसका चेंज होगा क्या, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस सारे केसेस में सेम रहेगा, लेट मी राइट हियर, रेजिस्टेंस सारे केसेस में मीटर का सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो व्हाट हैपेंस हियर, रेजिस्टेंसेस सारे केसेस में सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो प्रॉब्लम, तो RSH1 अगर आपको चाहिए, अगर आपको RSH1 चाहिए तो एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, हेलो। तो RSH1 चाहिए अगर आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा RM/M-1, RM/M1-1, जहां पे M1 की वैल्यू क्या रहेगी, I1 डिवाइडेड बाई M। I1 ये जो करंट फ्लो कर रहा है,
I1 डिवाइडेड बाई IM, I1 डिवाइडेड बाई IM। सिमिलरली अगर आपको दूसरे रेंज में एक्सटेंड करना है, ये 2 एम्पियर सपोज करिए, ये 10 एम्पियर के लिए था, अब दूसरा करंट मेजर करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस मेक बिफोर ब्रेक स्विच के हेल्प से हम लोग इजीली कर सकते हैं इसको। इस स्विच को उठा के यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ जब आप कनेक्ट करते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा मेक बिफोर ब्रेक स्विच। तो इसका एग्जिस्टेंस हुआ क्या, ये ओपन सर्क्यूट हो गया, ये ओपन सर्क्यूट हो गया, मतलब इन दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब यहाँ से जो करंट आ रही है फ्लो होती हुई, ये सपोज करिए ये I2 करंट फ्लो होती हुई आ रही है, दिस इज I2 करंट, राइट। तो I2 करंट अगर फ्लो करती हुई आ रही है तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगी, और मीटर में कितनी करंट जा रही है, दिस इज IM, तो मीटर करंट IM जा रही है, इजंट इट। तो RSH2 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, मीटर रेजिस्टेंस RM डिवाइडेड बाई M2 माइनस 1, M2 माइनस 1, जहां पे M2 की वैल्यू क्या रहेगी, M2 कैन बी रिटन एज I2 मेन करंट डिवाइडेड बाई मीटर करंट, I2 डिवाइडेड बाई IM, I2 डिवाइडेड बाई IM, लाइक दैट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी सर्क्यूटरी है बच्चों वाली, राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, और फॉर्मूला भी आपको ज़्यादा कुछ रिमेंबर रखने की बात नहीं है। जैसे वहाँ पे केवल एक ही रेंज रहता था, अब यहाँ पे 3 रेंजेस अवेलेबल हैं, अब चाहे तो 4 रेंजेस, 5 रेंजेस एज पर द अवेलेबिलिटी और एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो RSH1 M1, RSH2 M2, लाइक दैट। RSH3 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो RM डिवाइडेड बाई M3 माइनस 1, एंड M3 की वैल्यू I3 डिवाइडेड बाई IM हो जाएगी, I3 डिवाइडेड बाई IM हो जाएगी, इजंट इट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सर्क्यूटरी अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी रेंज आमीटर मेथड। दूसरा जो मेथड है ये है आर्स्टन शंट और यूनिवर्सल शंट मेथड, जो कि एग्जाम एप्लीकेशन से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं अच्छे खासे, राइट। तो इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रीवियस जो सेक्शन था ये सिंपल सा था, ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे भी सिंपल ही है। ध्यान देते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ था, शंट्स में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ था, एंड मेक बिफोर ब्रेक स्विच का यूज करके हम लोग रेंजेस को ब्रॉड कर रहे थे कि मल्टी रेंजेस में बना रहे थे। तो आर्स्टन शंट या फिर यूनिवर्सल शंट मेथड, दोनों मेथड का नाम सेम है, राइट, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इस मेथड के जब यूज करेंगे हम लोग तो किस तरीके से मेजरमेंट पॉसिबल हो पाएगा, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस है अपना, एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो कुछ इस तरीके से होता था। लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज RM, एंड इसके शंट में हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे RSH। लेट मी ड्रॉ, what happens here? Now it is okay. तो दिस इज RSH शंट, इजंट इट। तो यहाँ से जो करंट जाता था इसको हम लोग कहते थे I, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो उसको मीटर करंट कहते थे। एंड RSH अगर कैलकुलेट करना रहता था तो RM मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई M माइनस 1 लिखते थे, एंड M अगर कैलकुलेट करना है तो I डिवाइडेड बाई IM लिखते थे, राइट। सेम इसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, एंड कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, बस मल्टी रेंजेस में हम लोगों को बनाना है इसको। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी हम लोगों ने मेक बिफोर ब्रेक स्विचेस का यूज किया, पोटेंशियोमीटर टाइप का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे RM है मीटर रेजिस्टेंस, एंड मीटर में जो करंट जा रहा है उसको IM कह रहे हैं हम लोग, जो कि सेम ही होगा। अब इस स्विच को जब यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है हम लोगों ने,
तो ये टोटल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है, राइट, ये टोटल का टोटल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है। तो मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कहाँ कितना है वहां पे, तो R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है। तो आप R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये इसी के एनालॉगस सर्क्यूटरी है, राइट। इन सारी चीजों का इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपने पोजीशन यहाँ पे रखा हुआ है, स्विचेस को यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है, इजंट इट, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। मीन्स दैट कि अगर आपको RSH1 कैलकुलेट करना है, या फिर जिसको हम लोग R1 के नाम से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है उसको R1 के नाम से जान रहा है, R1 अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला होता था RM M1 - 1, RM M1 - 1। यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1, यहां से जो करंट आ रहा है, टोटल करंट जो है, I1 डिवाइडेड बाई IM, I1 डिवाइडेड बाई IM, कोई चेंजेस नहीं। सेकंड, दूसरे रेंज में अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इस मेक बिफोर ब्रेक स्विच को यहां पे लेके आइए, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब यहां से कितनी करंट फ्लो होती हुई आ रही है, दूसरी करंट फ्लो होती हुई आएगी। करंट किस पे डिपेंड करती है, लोड पे ना, टोटल लोडिंग कितनी है इसकी। तो यहां से करंट जो फ्लो होती हुई आ रही है, इसका नेमिंग किया हम लोगों ने I2 करंट फ्लो होती हुई आ रही है। तो I2 करंट इज द टोटल करंट, I2 करंट क्या है, टोटल करंट, राइट। और यहाँ पे एक नोड बन रहा है, और मीटर रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया। शंट रेजिस्टेंस क्या है, ये यहां से इसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अब, राइट, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहां से सर्किट कैसी है, ओपन सर्क्यूटेड है, ये ओपन सर्क्यूटेड है, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। आपने अगर नेटवर्क पढ़ा होगा तो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, करंट अगर यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है तो यहाँ तक आएगी करंट I2, एंड देन यहाँ पे जो करंट जाएगी ये होगी ISH, शंट करंट, एंड यहाँ से जो करंट फ्लो होती हुई जाएगी वो होगी मीटर करंट, वो होगी मीटर करंट, दैट्स इट। तो अगर फॉर्मूला वगैरह चाहिए तो R2 का एक्सप्रेशन हम लोगों को अगर चाहिए तो R2 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, R2 RSH क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, मतलब R2 क्या है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस जो कि शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, RM डिवाइडेड बाई M - 1, मतलब मीटर आर्म का जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई M - 1। तो मीटर आर्म का रेजिस्टेंस कितना है, मीटर आर्म कहां से कहां तक होगा, मीटर आर्म यहां से चालू होता हुआ यहां तक होगा, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, एक ही ब्रांच में हो गए। तो दिस इज RMA, मीटर आर्म रेजिस्टेंस, RMA। तो RMA की वैल्यू क्या होगी, RMA मीटर आर्म रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आपका मीटर रेजिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस था टोटल R1, R1 R1 में से आप माइनस कर दीजिए R2, R2 यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है, तो इतना रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। तो R1 में से R2 माइनस कर दीजिए तो ये रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। तो ये टोटल हो गया मीटर आर्म रेजिस्टेंस, RM प्लस R1, RM प्लस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, राइट। तो यही एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। आशा करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जस्ट नेटवर्क है, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, नेटवर्क, राइट। कि आपको दूसरे रेंज में एक्सटेंड करना है, तो इस स्विच को यहाँ पे मेक किया, इन द सेंस यहाँ से I2 करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है, और ये इसके सीरीज में हो जाएगा, मतलब ये मीटर आर्म रेजिस्टेंस हो गया। मीटर आर्म रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस R1 में से R2 माइनस कर दें तो इतना रेजिस्टेंस निकल के चला आया। अब जब इतना रेजिस्टेंस निकल के चला आया तो इसमें मीटर रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस चला आया। तो न्यूमरेटर में मीटर आर्म रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय M2 - 1, M2 - 1, ये M1 लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 जैसे दिख रहा है लेकिन ये M1 ही है। तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, M2 - 1 सेकंड केस में, M2 - 1। तो यहाँ पे मेंशन M2 - 1। अब M2 की वैल्यू चाहिए आपको तो M2 भी आप लिख सकते हैं। M2 की वैल्यू क्या क्या होगी, I2 डिवाइडेड बाई
आई एम यहाँ पे मेंशन है, देखिएगा M2 की वैल्यू I2 डिवाइडेड बाई आई एम, मीटर करंट, और जितनी भी I2 की वैल्यू है कुछ इस तरीके से। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो R2M2 माइनस R2 इज इक्वल टू RM प्लस R1 तो यहाँ पे से हम लोग R2 की वैल्यू अगर चाह रहे हैं, यहाँ से अगर R2 की वैल्यू चाह रहे हैं तो देखिए R2 क्योंकि यहाँ पे भी है, R2 यहाँ पे भी है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं R2 का, RSN शंट और यूनिवर्सल शंट अमीटर मेथड के लिए, तो जो कि आप रिमेंबर रख सकें फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो उसको डेवलप करने के लिए R2 को एक जगह पे रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो R2 इस तरफ भी है, R2 इस तरफ भी है, तो एक तरफ ला के और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा R2 को, इस वाले R2 को इधर ले आया हम लोगों ने, तो क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गया, लेट मी राइट हियर, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जब इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे R2 बचता है, तो R2 कैन बी रिटन एज RM प्लस R1 माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाई M2। तो यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आपको रिमेंबर रखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब जब R2 का एक्सप्रेशन ये आया तो R3 आप इजीली लिख सकते हैं इसी के बेसिस पे कि R2 जब निकालना था तो हम लोगों ने RM में R1 ऐड किया, राइट। तो R3 अगर निकालना है तो RM में R1 ऐड करिए, एंड देन यहाँ पे M2 होता है एंड यहाँ पे M3 होता है, यहाँ पे M3 होता है। तो R1 निकालना था, शंट रेजिस्टेंस जो R1 था, तो ये था मीटर आर्म रेजिस्टेंस RM डिवाइडेड बाई M1 माइनस 1, राइट, RM डिवाइडेड बाई M1 - 1। तो R2 भी निकाल लिया आपने, R3 भी निकाल लिया। अब R3 भी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए डेरिवेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। R3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर फिर भी सीखना चाहते हैं तो किया हुआ है डेरिवेशन, आप सिंपली देख सकते हैं। देखिए R3 निकालना है तो इसको यहाँ से यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, इन दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी सर्क्यूटरी नहीं रहेगी, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होती हुई आ रही है वो I3 आ रही है, I3 आ रही है, और ये जो करंट जाएगा ये जाएगा आपका IM, मीटर करंट। तो मीटर आर्म रेजिस्टेंस कितना होता है, मीटर आर्म रेजिस्टेंस, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे एक नोड बन रहा है, ये एक पैरेलल ब्रांच है, और ये दोनों मिलके सीरीज एडिशन होके ये एक पैरेलल ब्रांच बन रहा है, इस नोड के साथ दो पैरेलल ब्रांचेस बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वही यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा। तो KVL अप्लाई करिए, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो IM में R1 - R2 हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये कितना है, तो आप इस सर्क्यूटरी में डायरेक्टली KVL अप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
सॉरी, तो R2 निकालने का टेक्निक देखा हम लोगों ने, राइट, ये डायरेक्टली कर दिया था। अब R2 अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये डेरिवेशन किया हुआ है R2 के लिए। वही थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था कि R3 के लिए हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये डेरिवेशन R2 के लिए किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं R2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। R2 निकालने के लिए यहाँ पे एक KVL लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, किया हुआ है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नेटवर्क है, सिंप्लीफाइड वे में आप कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अननेसेसरली टाइम का वेस्टेज हो, राइट। तो डेरिवेशन किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आप घर में ट्राई कर सकते हैं, और कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो ये डेरिवेशन किया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि R2 की वैल्यू हाँ इतनी ही आ रही है, हाँ इतनी ही आ रही है, राइट। तो R2 का एक्सप्रेशन इतना ही आ रहा है। आप चाहें तो R3 के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं खुद से। तो M2 की जो वैल्यू होती है I2 डिवाइडेड बाय IM होती है। तो ये सारे फॉर्मूलाज क्या हैं आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि क्वेश्चन में सॉरी आपके एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो होता नहीं है कि सारी चीज़ों का आप डेरिवेशन करके और फिर देखें। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार केवल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए एंड देन प्रोसीड कर सकते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो R3 का भी एक्सप्रेशन हम लोगों को पता चल गया, इसी के सिमिलर कुछ इसी तरीके से आएगा। अगर दूसरा भी आपने ब्रांच कनेक्ट किया होता, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होता, तो R4 भी आप Rm प्लस R1 डिवाइडेड बाई M4 करके निकाल सकते थे, नो डाउट। तो ये यहाँ पे हम लोग PMMC एमीटर कंप्लीट कर चुके हुए हैं। PMMC एमीटर का पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग PMMC वोल्ट मीटर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि PMMC वोल्ट मीटर किस तरीके से बनाया जा सकता है। PMMC वोल्ट मीटर किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि PMMC एमीटर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पहले हम लोग PMMC इंस्ट्रूमेंट बनाना सीखे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम लोग। स्पिंडल होता है, पॉइंटर होता है, परमानेंट मैग्नेट, स्टैटिक आयरन कोर, ऑन टॉप ऑफ दैट एल्यूमिनियम फॉर्मर, एंड देन ऑन टॉप ऑफ द एल्यूमिनियम फॉर्मर कॉपर कॉइल होती है, स्प्रिंग्स होते हैं स्पिंडल्स पे, एंड स्प्रिंग के थ्रू करंट इंजेक्ट होती हुई सारा प्रोसेस होता है, टॉर्क डेवलप होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क पिक्चर में आता है, देन डैम्पिंग टॉर्क, एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये सारा प्रोसेस है। एंड देन PMMC अमीटर के बारे में डिस्कशन किया कि PMMC अमीटर के थ्रू मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं कि सिंगल रेंज का अमीटर एंड मल्टी रेंज अमीटर एंड आपका यूनिवर्सल अमीटर किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला वगैरह देखा, जिसके थ्रू अब आप कैपेबल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर में, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, या फिर आप गेट एकेडमी के ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का PMMC अमीटर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं आज की सेशन में PMMC वोल्ट मीटर के बारे में, कि PMMC अमीटर को अमीटर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, कि स्प्रिंग में जितना भी करंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। अब वोल्ट मीटर में क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, ध्यान देते हैं उसके बारे में। देखिए PMMC वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। PMMC वोल्ट मीटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक PMMC इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके रखा हम लोगों ने, राइट। और इसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आ रहा था, टोटल करंट, और क्योंकि आपके मीटर जो कि लेस करंट ही हैंडल कर सकता है 100 मिली एम्पियर तक, क्योंकि कॉपर जो वायर होता है उसको थिन रखा हुआ था, लाइट वेटेड, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टॉर्क टू वेट रेशियो, ये सारा डिस्कशन किया था हम लोगों ने। तो लाइट वेटेड होने के कारण करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके लिए सॉरी उसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे थे,
जिसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया। एंड टेम्परेचर को, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है, शंट रेजिस्टेंस आपका मैग्नीन का बना हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटन यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज थर्मोकपल फॉर्म होगा, ईटी डेवलप होगा, थर्मोकपल वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, जो कि आपके मीटर के रीडिंग को अफेक्ट करेगा, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, और आपका मीटर गलत रीडिंग रीड करेगा, राइट। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन नहीं यूज करते हैं, मैग्नीन यूज करते हैं। और दो, मैग्नीन का कोरोजन की प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा जल्दी होती है, एंड इजी टू सोल्डर नहीं है, सोल्डरिंग डिफिकल्ट होता है मैग्नीन का, लेकिन फिर भी मैग्नीन हम लोग यूज करते हैं। अब मैग्नीन क्या है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। तभी तो हम लोग मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन ही प्रिफर कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन के थ्रू अपना शंट रेजिस्टेंस बनाया जा सके। टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका कम होता है, कि करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होगा, और जिसके कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर ज़्यादा भी राइज होगा तो चेंज नहीं होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। तो इसीलिए मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन हम लोग यूज कर रहे थे। एंड देन एक ब्रांच में मैग्नीन है, दूसरे ब्रांच में कॉपर है, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है, तो दोनों में करंट फ्लो करेगा तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग रेशियो से इंक्रीज होगा, जिसके कारण करंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और मीटर गलत रीडिंग प्रोड्यूस करेगा। तो टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए दूसरे वाले ब्रांच में भी हम लोग ने एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, जो कि आपका अगेन मैग्नीन से बना होता है, दोनों ब्रांचेस में सेम मटेरियल, क्योंकि जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 20 to 30 टाइम्स ऑफ द मीटर रेजिस्टेंस होती है। तो दोनों ब्रांचेस में डोमिनेटिंग इफेक्ट मैग्नीन का है, तो मैग्नीन दोनों ब्रांचेस में है, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम है, दोनों का टेम्परेचर साथ में राइज होगा, दोनों के रेजिस्टेंस सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, जिससे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ तक का डिस्कशन ओवर होता है। पीएमएमसी वोल्ट मीटर बनाने के लिए पीएमएमसी वोल्ट मीटर बनाने के लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वोल्टेजेस अप्लाई किए, क्योंकि शंट ब्रांच की नीड नहीं है। शंट ब्रांच क्या कर रहा था कि मीटर में जो करंट जा रहा था उसको बाईपास करने के लिए शंट ब्रांच हम लोग यूज कर रहे थे, राइट, कि एक्सेसिव करंट ना जाए जिससे मीटर डैमेज ना हो। तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया। अब डायरेक्टली अगर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि सपोज करिए आपने 50 वोल्ट या 100 वोल्ट इंजेक्ट कर दिया, या 240 वोल्ट जो कि आपके घरों में आता है वो इंजेक्ट कर दिया, तो इतने हाई वोल्टेजेस के कारण हाई करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि अगेन मीटर में जाएगा, मीटर डैमेज हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्टली वोल्टेज के साथ इस पीएमएमसी को ना कनेक्ट करके हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे वहां पे क्या कर रहे थे, अमीटर में शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि करंट शंट के थ्रू बाईपास हो जाए, राइट। लेकिन अगर डायरेक्टली वी अप्लाई करते हैं, ये सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करते हैं, तो करंट की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे मीटर में, मीटर करंट, तो आई एम की जो वैल्यू होगी, डायरेक्टली वी केवीएल अप्लाई किए करिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, आर एम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण आई एम की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए हम लोगों ने सीरीज में रेजिस्टेंस आर एस इंक्लूड किया, जिससे आई एम की वैल्यू क्या हो गई, V डिवाइडेड बाई आर एम प्लस आर एस, सीरीज रेजिस्टेंस, जिससे यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो मीटर रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, मीटर में जो रेजिस्टेंस, सॉरी, मीटर करंट को कम किया जा सकता है, जिससे मीटर डैमेज ना हो, जिससे मीटर डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में सीरीज में और आमीटर में पैरेलल में। जैसे कि थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का कॉन्सेप्ट था। अगेन ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस यूज करेंगे,
वो कुछ ऐसे मटेरियल का बनाया जाना चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हो, जिससे करंट जब फ्लो करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चेंज ना हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो, ऐसा मटेरियल हम लोग चूज करेंगे। अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। अगर पीएमएमसी वोल्ट मीटर में पूछता है एमसीक्यू में कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो ऑप्शंस में आपको चेक करना है, कॉन्स्टेंटन होगा तो कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन होगा तो मैग्नीन, और एक और ये मटेरियल यूज करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर का सीरीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए, यूरेका। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तब आपको यूरेका चूज करना है, अदरवाइज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन ही चूज करना है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जो कनेक्ट किए इसको जैसे कि वहां पे शंट रेजिस्टेंस बोलते थे, यहाँ पे हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं जिसको मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। और इसमें स्वैम्पिंग की जरूरत नहीं है, स्वैम्पिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ स्वैम्पिंग होता है, सेल्फ स्वैम्पिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में मैग्नीन कनेक्टेड है और एक ही ब्रांच है। वहां पे क्या था, दो ब्रांचेस थे, पैरेलली शंट कनेक्ट किया हुआ था। अब टेम्परेचर जब करंट फ्लो करेगा तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग इंक्रीज होगा, राइट, जिससे यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस अलग अलग प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। तो करंट के डिवीजन में चेंजेस आ रहा था, इसलिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ था टेम्परेचर को कॉम्पनसेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ स्वैम्पिंग हो रहा है, कि यहाँ पे एक ब्रांच में कॉपर है जो कि आरएम है रेजिस्टेंस, यहाँ पे सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, आरएस की वैल्यू ग्रेटर देन आरएम होती है, आरएस की वैल्यू ग्रेटर देन आरएम होगी, तभी तो यहाँ पे करंट को ये लिमिट कर पाएगा ना। अदरवाइज आरएस बहुत ज्यादा स्मॉल रख दें हम लोग तो सारा का सारा करंट वी डिवाइडेड बाई बहुत कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो मीटर को डैमेज कर देगा। इसीलिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए आरएस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए कंपेयर टू आरएम, तो आरएस की वैल्यू ग्रेटर देन होती है मीटर रेजिस्टेंस के। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इसको हम लोग कह रहे हैं, राइट। तो जब ये इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और ये मैग्नीन मटेरियल से बना हुआ होता है, मैग्नीन मटेरियल से बना हुआ होता है, तो मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है, राइट। तो टेम्परेचर जब करंट फ्लो करेगा टेम्परेचर राइज होगा, तो दोनों कॉपर और मैग्नीन में ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, मैग्नीन का है, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन प्ले करेगा, मैग्नीन प्ले करेगा। तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट मैग्नीन का कम होता है, इसीलिए मीटर की जो रीडिंग है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसमें वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस यूज करने के कारण इसमें सेल्फ स्वैम्पिंग अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांचेस नहीं है जिसमें अलग अलग मटेरियल हो तो ज़्यादा आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए मिले, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें सेल्फ स्वैम्पिंग होता है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट मी चेक वंस। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जिसमें सेल्फ स्वैम्पिंग होता है, राइट। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ से वोल्टेजेस हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ से वोल्टेजेस अप्लाई किया, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, राइट, कि वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, करंट है जो कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा प्लस माइनस, और देन मीटर में एंटर करेगा, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये कैपिटल वी अप्लाई किया तो मीटर के अक्रॉस में स्मॉल वी अपीयर होगा, स्मॉल वी, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल वी अपीयर होगा। अब ये स्मॉल वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्मॉल वी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करिए आप, जैसे वहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया हुआ था, सेम कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट डुअलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, डुअल सर्किट, राइट। तो वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है तो वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करिए इस वोल्टेज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो मेन वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद जिस ब्रांच का, सॉरी जिस पर्टिकुलर पार्ट का आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है वहाँ का रेजिस्टेंस, वहाँ पे क्या था, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है उसी सेम पर्टिकुलर पार्ट का रेजिस्टेंस जो कि आरएम है,
and then total resistance divided by total resistance Rm plus Rs, तो स्मॉल v आप कैलकुलेट कर सकते हैं। m की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लायर की मल्टीप्लिसिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v, कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v, क्योंकि निडल में आप इंडिकेट करेंगे, राइट। और एक बात और, एक चीज़ हम लोगों ने बताना भूल गया कि अगर आपने PMMC अमीटर देखा होगा, मल्टी रेंज अमीटर, तो आप लैब वगैरह में जब एंट्री करते हैं तो PMMC अमीटर जब आप देखे होंगे तो एक डायल में जो है एक स्केल ऐसा रहता है, दूसरा स्केल ऐसा रहता है, तीसरा स्केल ऐसा रहता है एंड पॉइंटर सेम रहता है। अब आप अगर R1 पे कनेक्ट करके रखे हुए हैं, R2 पे कनेक्ट करके रखे हुए हैं या R3 पे कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो ये अकॉर्डिंगली इस स्केल के अकॉर्डिंग रीडिंग प्रोड्यूस करेगा, इस स्केल के अकॉर्डिंग रीडिंग प्रोड्यूस करेगा, इस स्केल के अकॉर्डिंग। तो आप सेट कर सकते हैं कि किस रेंज में आपको मेज़र करना है, उसके अकॉर्डिंग आप मेक बिफोर ब्रेक ओवर स्विच को कनेक्ट करके एक्टिवेट करके आप अकॉर्डिंगली एक ही इंस्ट्रूमेंट से मल्टी रेंजेस में काम करा सकते हैं, राइट। तो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में ये अमीटर अवेलेबल रहता है, आपने अगर ध्यान होगा तो आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ओवर होता है एंड देन एम एम की वैल्यू निकल गई। अब कैपिटल वी डिवाइडेड बाय स्मॉल वी, तो यहाँ पे वी और वी से डिवाइड कर दीजिए, तो वी से वी कैंसिल, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया एंड ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आ गया, कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गई, राइट। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो आर एम डिवाइडेड बाई आर एम प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर एम, तो आर एम क्या हो गया, 1 प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर। तो मीटर को एम की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, एम की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है बस। अब या फिर आर एम को एम से मल्टीप्लाई करिए, एम आर एम हो गया, और यहाँ पे आर एम प्लस आर एस बचा हुआ है, आर एम प्लस आर एस बचा हुआ है, विच कैन अगेन बी रिटर्न एज एस की आर एस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, आर एस एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हम लोग लिखते थे आर एस एच इज इक्व टू आर एम मीटर आर्म का रजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है कि आर एस की वैल्यू क्या होती है, एम माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ आर एम, एम माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लाइड विथ आर एम। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टी रेंजेस इन वोल्ट मीटर सर्क्यूट, तो ये हो गया वोल्ट मीटर की कहानी खत्म। एक सेकेंड रुकिए। तो एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमीटर, पीएमएमसी ऑलरेडी अमीटर होता है, राइट, कि करंट फ्लो होता हुआ जाएगा एंड देन जो है स्प्रिंग्स में जाएगा, स्पिंडल में जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, मेजरमेंट होगा, पॉइंटर का रोटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेजेस हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वोल्टेज है। तो अगर जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट होगा, राइट। तो पीएम और कुछ सेपरेट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर एम प्लस आर एस होगी, आर एम प्लस आर एस होगी। तो इस आई पे ही डिपेंड कर रहा है, आई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ाइए करंट ज़्यादा बढ़ेगा, वोल्टेज कम करिए करंट की वैल्यू कम होगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, वोल्टेज है। इसीलिए वोल्ट मीटर जितना भी वोल्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, एंड जो कि स्प्रिंग में फ्लो होता हुआ जाएगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, इजंट इट। अब या फिर यहाँ पे जो आई एम जा रहा है, आई एम की वैल्यू स्मॉल वी डिवाइडेड बाई आर एम है। अब स्मॉल वी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आई एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कि मीटर को डैमेज करेगा। तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए, इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल वी इज इक्वल टू
वोल्टेज ड्रॉप प्लस स्मॉल वी। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस स्मॉल वी। तो अगर V की वैल्यू कांस्टेंट है तो वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए स्मॉल v कम हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होती हुई आ रही है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए RS की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू RM। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो स्मॉल v कम होगा, और स्मॉल v अगर कम होगा तो IM की वैल्यू कम होगी, जिससे मीटर सेफ गार्डेड रहेगा, वो डैमेज नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जो भी समझ में आते जा रहा है नोट्स में ऐड करते जाइए, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर कर सकें, क्योंकि दीज आर जनरल कॉन्सेप्ट ना, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई थेरी कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है जो कि डिस्कस किया जाए। तो ये PMMC वोल्ट मीटर हुआ। अब मल्टी रेंज इन वोल्ट मीटर सर्किट हम लोग देखते हैं। तो सीरीज में थे, पहले क्या थे, ये शंट में थे, वोल्ट मीटर मल्टी रेंज अमीटर में ये शंट में कनेक्ट करते थे। अब हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करना है कि इस तरीके से एक लीड वायर आ रहा है, इस तरीके से एक लीड वायर आ रहा है, यहाँ पे हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ मेक बिफोर ब्रेक ओवर स्विच यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे सीरीज में ये कनेक्ट हो रहा है कि ये वाला आर्म अगर यहाँ कनेक्टेड है तो ये एक्टिवेटेड है, ये दोनों डीएक्टिवेटेड। ये अगर यहाँ कनेक्ट हो रहा है तो ये एक्टिवेटेड है, ये दोनों डीएक्टिवेटेड है। ये अगर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो ये एक्टिवेटेड है, ये दोनों डीएक्टिवेटेड है। तो सिंपल सी सर्क्यूटरी है, कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर सर्क्यूट, जहाँ पे आपको RS1 अगर कैलकुलेट करना है, RS1 कैलकुलेट करना है, दिस इज RS1 राइट, दिस इज RS1, राइट हियर RS1। तो RS1 कैलकुलेट करना है तो M1 माइनस 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे M माइनस 1 RM था, तो यहाँ पे M1 माइनस 1 RM हो जाएगा। कि अलग अलग वोल्टेज लेवल पे आपको मेजर करना है कि आप 10 वोल्ट भी मेजर कर पाए, 50 वोल्ट भी, 240 वोल्ट भी, 500 वोल्ट भी, ऐसा कर पाए, जिसके लिए आपको इस तरीके से मल्टी आर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जो कि मल्टी रेंज वोल्ट मीटर सर्क्यूटरी बन जाएगी। और यहाँ पे RS1 अगर कैलकुलेट करना है तो M1 माइनस 1 RM फॉर्मूला है, एंड M1 की वैल्यू V1 डिवाइडेड बाई V से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। RS2 अगर कैलकुलेट करना है, RS2 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो M2 माइनस 1 RM हो जाएगी, जहाँ पे M2 क्या होगा, आपका V2 यहाँ का जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज राइट, डिवाइडेड बाई जो वोल्टेज आपके वोल्ट मीटर में जा रहा है V, स्मॉल v। एंड RS3 कैलकुलेट करना है तो M3 माइनस 1 RM और M3 V3 डिवाइडेड बाई V। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे आप चाहें तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ना बने। एक और मेथड होता है मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनाने के लिए, जो कि पोटेंशियोमीटर मेथड होता है। पोटेंशियोमीटर मेथड कि दोनों के फैक्शन अलग अलग हैं, सर्क्यूटरी सारी चीज़ें सेम ही हो रही, लेकिन फैशन अरेंजमेंट का अलग अलग है। तो देखिएगा यहाँ पे भी सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है राइट, तो केवल अगर हम लोग इसको एक्टिवेट रखें, ये दोनों क्या है, डीएक्टिवेटेड है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, लाइक दैट राइट। लेट मी टेल यू, लेट मी रेज द थिंग। और अगर केवल इसको एक्टिवेट रखते हैं हम लोग, इसको एक्टिव रखें, इन दोनों को डीएक्टिवेट करके रखें, तो इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे यहाँ से करंट फ्लो होती हुई आ रही है, ये ओपन सर्क्यूटेड है, तो यहाँ पे कोई भी करंट जाएगी क्या, आई की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसको भूल जाइए। तो ये पूरा का पूरा करंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से राइट। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, तो R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, R1 इज इक्वल टू M1 माइनस 1 RM, M1 माइनस 1 RM, M1 की वैल्यू V1 यहाँ का टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई स्मॉल V1 डिवाइडेड बाई स्मॉल v। अब अगर R2 का एक्टिवेट करना है राइट,
कि अब ये एक्टिव है, ये दोनों डीएक्टिवेटेड है, तो ओपन सर्किटेड है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, राइट। तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 किया, जो कि यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस है, विच इज यही होगा ना RS, R1 प्लस R2 मिलके ये RS होगा। RS की वैल्यू क्या होती है, M2 माइनस वन RM, M2 माइनस वन RM। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो जहां से R2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट खोलिए, RM M2 माइनस RM, और ये R1 उधर चला गया, तो R1 की वैल्यू कितनी आई हुई थी ये, तो ये वैल्यूज पुट किए तो सिंप्लीफाइड होके R2 की वैल्यू निकल के आती है M2 माइनस M1 RM। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। तो जस्ट आ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना, कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क है, नेटवर्क आप लोगों को सभी को आता ही होगा। तो R2 is equal to M2 minus M1 RM, M2 minus M1 RM, एंड R3 इज इक्वल टू, R3 क्या हो जाएगा, देखिएगा, R1 था M1 माइनस वन RM, R2 का फॉर्मूला है M2 माइनस M1 RM, R3 का क्या फॉर्मूला है M3 माइनस M2। देखिए 2 यहाँ पे है तो 2 माइनस वन, 3 यहाँ पे है तो 3 माइनस टू, लाइक दैट। इस तरीके से रिमेंबर रखिए RM और M2 तो आपको मालूम है, V2 डिवाइडेड बाई V हो जाएगा, और M3 क्या हो जाएगा, V3 डिवाइडेड बाई स्मॉल v, V3 कैपिटल V3 डिवाइडेड बाई स्मॉल v। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है आपके सामने, और आप चीज़ों को इवेलुएट कर सकते हैं। डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे आप चाहें तो डेरिवेशन किया भी हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर में इसको एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो कॉमन टू ऑल है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला रिमेंबर रखिए, ज़्यादा कुछ ऐसा डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला है आपसे, राइट। तो ये सारे फॉर्मूला हो गए। तो PMMC instruments are mostly used in aerospace industry because of their self-shielding nature due to the strong operating magnetic field। कि सेल्फ शील्डिंग नेचर होता है कि अगर कोई वीक ऑपरेटिंग फील्ड है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की, लेट सपोज सपोज कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इस तरीके से स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जो कि इसके सराउंडिंग में होगी, और इसका ऑपरेटिंग फील्ड वीक है, सेल्फ ऑपरेटिंग फील्ड जिसके थ्रू टॉर्क डेवलप हो रहा है, रेटिंग फील्ड वीक है, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग फील्ड वीक होने के कारण इसकी जो टॉर्क डेवलप होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट करेगी, जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होगा डिवाइस में। ऑपरेटिंग फील्ड अगर वीक है, तो ऑपरेटिंग फील्ड वीक होने के कारण अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसका जो टॉर्क डेवलपमेंट क्योंकि जो टॉर्क डेवलपमेंट हो रहा है उसको प्रोड्यूस करने वाली फील्ड जो है, सेल्फ फील्ड वीक है, तो ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इस इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करेंगी। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो इसको मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज पैरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरोमैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे बाहर से जो घूमती हुई स्ट्रे आवारा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है,
जो अटैक कर रही हैं इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि अभी हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो वो हाईली परमिएबल मटेरियल के थ्रू, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि हाईली परमिएबल मटेरियल, परमिएबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, कंडक्टिविटी हाई है तो करंट फ्लो करवाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई है, सारा का सारा करंट उसी से फ्लो हो जाएगा जिस पाथ की कंडक्टिविटी हाई है। अब फ्लक्स लाइन्स आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, और वो हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू बाईपास हो जाएंगी, हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू बाईपास हो जाएंगी, जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट सेफ गार्डेड हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट सेफ गार्डेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक शील्डिंग या फिर मैग्नेटिक शील्डिंग। तो मैग्नेटिक शील्डिंग की जरूरत पीएमएमसी में नहीं है, क्योंकि डेवलप्ड टॉर्क इज इक्वल टू होता है BINA, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी परमानेंट मैग्नेट यूज किए हैं, ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग है, तो डेवलप्ड टॉर्क ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा, तो कोई भी शील्डिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगेन पूरे इंस्ट्रूमेंट का वेट हल्का होगा, और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट होता है कि जो जो नेसेसरी इक्विपमेंट है केवल वही यूज करें और उनका वेट हल्का हो सके, अदरवाइज उतने भारी वजन को लेके अगर एयर में जाएगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, लाइक दैट। तो इसीलिए एयर स्पेस इंडस्ट्री में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पीएमएमसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर, राइट। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट नाउ। अभी तक हम लोग पीएमएमसी के हेल्प से डीसी मेजरमेंट कर रहे थे, पीएमएमसी के हेल्प से डीसी मेजरमेंट कर रहे थे। नाउ वी वांट टू मेजर द एसी, नाउ वी वांट टू मेजर AC इफ इट इज पॉसिबल। तो देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि व्हाट वी हैव सेड इन लास्ट क्लास, वी कैन ओनली मेजर DC क्वांटिटी थ्रू PMMC इंस्ट्रूमेंट, बट the same thing we are discussing now, we want to if we want to measure AC alternating quantity through the PMMC instrument, if it is possible or not, that we have to investigate these things, right? तो हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि AC पॉसिबल है कि नहीं मेज़र कर पाना, क्योंकि अभी तक हवा में बात कर रहे थे, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे N पोल है, यहाँ पे S पोल है। इफ AC इज गिवन टू PMMC इंस्ट्रूमेंट, इफ AC is given to PMMC instrument, then what happens, right, is the point of discussion। तो ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग कि AC देते हैं तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे। एक सेकंड में क्लास कंटिन्यू करता है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास लीव नहीं करिएगा, जस्ट एक सेकंड, 30 सेकंड्स में क्लास कंटिन्यू करता हूँ।
हेलो। तो अगर एसी देते हैं हम लोग तो क्या चेंजेस आएगा, ऑपरेटिंग चेंजेस, लेट अस डिस्कस दिस। If AC is given to PMMC instrument, then what will happens? देखिएगा, इस तरीके से एसी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब ये स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं कि दो सॉफ्टवेयर अनपोल पीसेस में ड्रिल करके रखते हैं परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स को, एंड स्टैटिक आयरन कोर के ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर, उसके ऊपर में आपका कॉपर कॉइल, और ये सारा अरेंजमेंट आपको पता ही है ऑलरेडी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इजंट इट? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं। और बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। स्पिंडल होता है, स्प्रिंग के थ्रू इंजेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मालूम है। एसी अगर हम लोग सप्लाई करते हैं स्प्रिंग्स के थ्रू, तो लेट वी टेक टू केसेस कि पॉजिटिव एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके से टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वोल्टेज और करंट है, लेट अस ड्रॉ द करंट। तो ये साइनसोइडल करंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वर्क हो रहा होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये स्काई ब्लू कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को पर्पल कलर के पेन से ड्रॉ किया हुआ है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, तो स्काई ब्लू कलर के पेन से हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन इंडिकेट किया हुआ है, राइट। तो करंट, लेट सपोज कि स्काई ब्लू कलर का जो पेन है जो कि पॉजिटिव साइकिल को इंडिकेट कर रहा है, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि स्काई ब्लू कलर के पेन से इंडिकेटेड है। तो फोर्थ किस डायरेक्शन में लगेगा, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही हैं, ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन। करंट कैसा फ्लो कर रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना, नॉट राइट हैंड रूल, राइट हैंड नहीं यूज करिएगा, लेफ्ट हैंड के थ्रू ही टॉर्क और मोशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो टॉर्क कैसा डेवलप होगा इस वाले सेक्शन में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन में कैसा फ्लो होगा करंट, सॉरी टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, ये मोशन कैसा हो रहा है, इनवर्ट्स, इनवर्ट्स। तो ये पॉइंट्स लिया हुआ है, पॉइंट 1 एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन वाला 1 वाला जो सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है जो कॉपर कॉइल का, ये यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन को हम लोग 3 सेक्शन कह रहे हैं कॉइल लेंथ का। तो सेक्शन 1 में इनवर्ट्स जा रहा है, सेक्शन 3 में करंट डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है। तो मोशन कैसा है, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड मतलब कि आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इजंट इट? लेट अस ड्रॉ स्काई ब्लू कलर पे। तो स्काई ब्लू से हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कि यहाँ पे इनवर्ट्स जा रहा है, मतलब कि क्रॉस देखने के लिए मिलेगा आपको, और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में डॉट देखने के लिए मिलेगा, डॉट। दिस इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल, ये टॉर्क का डायरेक्शन है, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस है ना। नाउ अब पर्पल कलर के पेन से इंडिकेटेड है, पर्पल कलर के पेन से, हम लोग रेड कलर के पेन से इंडिकेट कर देते हैं। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पर्पल कलर के पेन से, कि स्काई ब्लू ऊपर जा रहा था तो ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, सेक्शन 1 में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, तो टॉर्क इस वाले सेक्शन में कैसा होगा, आउटसाइड द बोर्ड मतलब कि डॉट, आउटसाइड द बोर्ड मतलब कि डॉट।
कि एरो कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की तरफ अगर आएगा तो डॉट, और ऑब्जर्वर से दूर अगर जाएगा एरो तो ये वाला सेक्शन, पीछे का सेक्शन जो कि क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है और पर्पल कलर का करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, आई एम द ऑब्जर्वर, तो एरो हमारी तरफ आती हुई दिखेगी, इसीलिए दिस इज डॉट। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में हो रहा है, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा टॉर्क का डेवलपमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में लिखी हुई है। सेक्शन 1 में क्या हो रहा है, डॉट, सेक्शन 1 में डॉट जो कि आउटवर्ड दिखा रहा है, एंड क्रॉस का मतलब है कि एरो अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड्स। क्रॉस कैसे हुआ वो पता करते हैं। पर्पल कलर का पेन अपवर्ड फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, एंड टॉर्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, इनवर्ट्स होगा, इनवर्ट्स। तो सेक्शन 3 में इनवर्ट्स होगा, राइट, सेक्शन 3 में इनवर्ट्स होगा। तो इसके अपोजिट हो रहा है ना, इसके अपोजिट हो रहा है। ये अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायरेक्शन में फ्लो मूव कराने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल इस डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा, जिससे आपका मूवमेंट होगा क्या, पॉइंटर मूव करेगा क्या, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। सो इफ इन वन हाफ साइकिल, इफ इन वन हाफ साइकिल, ये सारी चीजें भूल जाइएगा ना, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नीड ही नहीं है यहाँ पे, इसी से काम चल जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। So if one half cycle the torque is clockwise, then in the next half cycle the torque will be anti-clockwise, the torque will be anti-clockwise। तो TD क्या होता है, NBAI या फिर बीना, BINA, राइट। तो इस तरीके से अगर स्केल है, सपोज -5 एम्पियर और +5 एम्पियर है, और ये मिडिल पोजीशन पे है 0 एम्पियर पे एज ऑफ नाउ। तो अगर AC सप्लाई करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण यहाँ तक मूव करेगा, एंड देन नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण यहाँ तक मूव करेगा। इस तरीके से ये ऑस्किलेट करता रहेगा, ऑस्किलेट करता रहेगा, और इतना जल्दी जल्दी ऑस्किलेशंस होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशंस है ना, इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशंस है। लेकिन इस पॉइंटर के नीचे में, इस पॉइंटर के नीचे में पूरा का पूरा स्पिंडल रखा हुआ है, वो जेवल में रेस्ट कर रहा है, एंड परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स हैं, एंड स्प्रिंग्स रखे हुए हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम है नीचे की तरफ, ये सिर्फ पॉइंटर नहीं है, तो पूरा मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, कि पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा तो पूरा स्पिंडल का सेट रोटेट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा स्पिंडल का सेट रोटेट करेगा, जो कि कुछ टाइम कांस्टेंट लेगा, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से ऑस्किलेशंस ऑब्जर्व होंगे। लेट अस राइट कि अगर 50 हर्ट्ज का इनपुट, AC इनपुट हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1/f होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/50 विच इज 20 मिली सेकेंड्स, 20 मिली सेकेंड। तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड क्या होगा, 10 मिली सेकेंड्स होगा, T/2 कितना होगा, 10 मिली सेकेंड, राइट। कि तो हाफ साइकिल कितना लेती है, T/2 ही लेगी। यहां से यहां तक क्या होगा, T/2, T/2, और यहां से यहां तक क्या होगा, T/2, T/2। तो ये कितना है, 10 मिली सेकेंड, ये कितना है, 10 मिली सेकेंड, राइट। तो 10 मिली सेकेंड्स में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो 10 मिली सेकेंड्स में, 10 मिली सेकेंड्स इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, 10 मिली सेकेंड इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। 10 मिली सेकेंड्स में इसको यहाँ पे जाना है, एंड देन वापस यहाँ पे आना है, एंड देन अगेन इस तरीके से 10 मिली सेकेंड्स में ऑस्किलेशंस हो रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे मैकेनिकल सिस्टम को लिए हुए, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है। तो इतना जल्दी जल्दी मूव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पॉइंटर जो होगा वो मिडिल पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, तब तक 10 मिली सेकेंड हो गया, अब इधर का फोर्स चालू हो जाएगा, इधर का टॉर्क डेवलप होना चालू हो जाएगा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मिडिल पोजीशन में ही रह जाएगा, ये जीरो पोजीशन ही इंडिकेट करेगा, PMMC जीरो पोजीशन पे ही रहेगा, अब वो मूव नहीं कर पाएगा, isn't it?
उन ऑस्किलेशंस के थ्रू, मैकेनिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू। नाउ अगर हम लोग 1 हर्ट्ज सप्लाई करते तो क्या होता, टाइम पीरियड कितना होता, 1 सेकेंड। हाफ ऑफ टाइम पीरियड कितना होता, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, जो कि इससे बड़ी वैल्यू है, इस 10 मिली सेकेंड से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो 0.5 सेकेंड्स में ये पॉइंटर अगर सपोज करी जीरो पे है तो थोड़ा सा मूव किया, तब तक इधर से फोर्स आने लगा, तो ये इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, इधर मूव किया, मतलब ये जीरो से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक जाने जा रहा है मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है, तब तक 0.5 सेकेंड हो गया, तब तक ये इसको इधर खींच लेगा, तो थोड़े से ही ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिलेंगे, जीरो पोजीशन के आसपास थोड़े से ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डीसी वैल्यू ऑफ द करंट if an AC signal is passed through a PMMC instrument, it reads zero. It reads zero. That is a standards, that it reads the average value. That it reads the, that is it reads the zero value. Sorry, average value. तो PMMC इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। डीसी की एवरेज वैल्यू, डीसी सिग्नल आपको देखने के लिए मिलता है, तो डीसी का एवरेज, लेट सपोज करंट की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या है 10, कि इस टाइम पीरियड पे भी 10 है मैग्नीट्यूड, इस टाइम पीरियड पे भी 10 मैग्नीट्यूड है, इस टाइम पीरियड पे भी 10 मैग्नीट्यूड। अगर एसी वेवफॉर्म दिया तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, देखिए पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, राइट। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज ऑफ एसी इज ऑलवेज जीरो फॉर फुल साइकिल्स, राइट। तो एसी की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। अगर इस तरीके का वेवफॉर्म दिया ट्रायंगुलर, तो पॉजिटिव एरिया अगर नेगेटिव एरिया के बराबर है तो एवरेज क्या आता है, जीरो, तो ये जीरो ही रीड करेगा। पीएमएमसी ऑलवेज मेजर्स, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मेजर्स एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू। तो इस तरीके का कोई वेवफॉर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपके इक्वेशन दिया हुआ है आपके वेवफॉर्म का। तो दिस इज आई नॉट एवरेज वैल्यू, एंड दिस इज आई वन साइन ओमेगा टी, दिस इज आई टू साइन टू ओमेगा टी। इस तरीके का सिग्नल अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में देते हैं हम लोग, देन इट रीड्स दी, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करेगा, दिस एवरेज वैल्यू ओनली, क्योंकि ये क्या है आई वन साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके का वेव होगा, राइट। आई टू साइन ओमेगा टी, जहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई वन होगी। और आई टू साइन ओमेगा टी क्या है, ये भी कुछ इस तरीके से होगा, टू साइन टू ओमेगा टी, दोनों के फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आई टू है, और इसका एवरेज वैल्यू कितना है, आई नॉट, दिस इज आई नॉट। तो कौन सी वैल्यू मेजर करेगा इन दोनों को, क्योंकि इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू जीरो, इसकी एवरेज वैल्यू जीरो, इसकी एवरेज वैल्यू आई नॉट, तो आई नॉट मेजर करेगा, आई नॉट मेजर करेगा, राइट। सिग्नल सिस्टम वगैरह में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, राइट। तो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड, सॉरी फुल वेव रेक्टिफाइड, अगर सिग्नल एज अ इनपुट देते हैं पीएमएमसी अमीटर में, तो ये इसकी रीडिंग क्या होती है, शॉर्टकट आपको मालूम होना चाहिए, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है एवरेज वैल्यू का, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है 2 IM/π, 2 IM/π। अगर इस तरीके का हाफ वेव रेक्टिफाइड इनपुट अगर आप देते हैं कि केवल हाफ ही साइकिल देखने के लिए मिल रहा है, और नेक्स्ट वाला जो हाफ साइकिल है वो क्लिप्ड ऑफ हो चुका है, तो इस तरीके के वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू होती है IM/π, IM/π। तो इस तरीके से शॉर्टकट में आपको रिमेंबर रखना है एवरेज वैल्यू क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल की, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि पीएमएमसी कितना मेजर करेगा, तो ये वैल्यू मेजर करेगा और ये वैल्यू मेजर करेगा, राइट। ये क्या है, आपको सिग्नल सिस्टम और नेटवर्क्स में आप लोग पढ़ते हैं कि इस तरीके के सिग्नल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इस तरीके के सिग्नल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ट्रायंगुलर वेव की एवरेज वैल्यू कितनी होती है हाफ साइकिल में, रेक्टेंगुलर वेव की कितनी होती है हाफ साइकिल में, और साइनसोइडल की हाफ साइकिल में कितनी होती है, लाइक दैट।
तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन ओवर होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पीएमएमसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में बात कर लिया। पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ और सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्क वगैरह के बारे में बात किया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात किया। ग्रेविटी कंट्रोल में एक कंट्रोल वेट होता है, एक बैलेंस वेट होता है, कंट्रोल वेट का वेट बैलेंस वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें देखी। दैन डैम्पिंग के बारे में आइडिया क्रिएट किया, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इन सभी में एडी करंट डैम्पिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग हो। ये सारा डिस्कशन हुआ। एंड देन हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करना चालू किए, स्पिंडल, परमानेंट मैग्नेट, लाइक दैट। तो कंस्ट्रक्शन पहले हम लोगों ने देखा एंड देन डेरिवेशंस किया, जो कि टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, बीना, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स, and A is the area of coil and I is the current flowing through the copper coil। ये सारा डिस्कशन किया हम लोगों ने। एंड टी सी इज इक्वल्स टू के थीटा होता है, हम लोगों ने देखा टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंड डैम्पिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा एडी करंट डैम्पिंग प्रोड्यूस करेगा, उतना कंट्रोल प्रोड्यूस करेगा, ऑस्किलेशंस को डाई आउट करेगा। ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे। एंड देन पीएमएमसी अमीटर कि किस तरीके से पीएमएमसी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लर्न किया, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब उसके थ्रू मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। तो पीएमएमसी अमीटर में पहले सिंगल के लिए बात किया, देन मल्टी रेंज अमीटर एंड देन यूनिवर्सल अमीटर के बारे में डिस्कशन किया, देन वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ तक पूरा का पूरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन ओवर होता है। अब कुछ और भी बचे हुए सेक्शंस हैं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई में मन लगाइए, राइट, जिससे आप सिलेक्शन तक बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।